हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो बहुत डिटेल से इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत दिल थाम के बैठ जाइए, इतिहास को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो ये विदेशी आक्रमण हुआ था, ये विदेशी आक्रमण सबसे पहले किस देश ने किया था? तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरान से हुआ था दोस्तों। तो हम किसी भी लड़ाई को पढ़ने के लिए दोस्तों डायरेक्ट लड़ाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, पहले हम उस देश से संबंधों के ऊपर बात करेंगे कि उस देश से हमारा संबंध कैसा था और फिर ये लड़ाई की जो भूमिका बनी है ये कैसे बनी है। ठीक है, इतिहास को हम बिल्कुल नहीं रटेंगे, इतिहास को बहुत मज़ेदार कहानी के रूप में पढ़ेंगे हर टॉपिक को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, शुरू में दिखाया मैंने कि विद्वानों के विचार में भारतवर्ष और ईरान के संबंध में प्राचीनतम काल से ही बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब जो विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान जैसे हेरोडोटस है, स्ट्रैबो है, तो बहुत सारे इतिहासकार रहे हैं। इन लोगों के विचार में जो भारत रहा है और ईरान, इसका संबंध बहुत पुराना है। पुराना होने के साथ साथ यह अच्छे संबंधों में भी था। तो कैसे था, पूरा डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, दो चीज़ों को लेकर बात हुई है। एक जो भारत में हमारा वेद था, ऋग्वेद का नाम आपने सुना होगा। दूसरा ईरान का एक वहाँ का वेद है, पुराण है। ठीक है, वो है जिंद अवेस्ता। जैसे हमारे यहाँ का वेद है ना, ठीक है, ऋग्वेद है ना, वैसे ईरान में क्या है, जिंद अवेस्ता है, वहाँ की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, तो इन दोनों में समानता पाई गई। ठीक है, और ऐसी समानता पाएगी दोस्तों, मतलब काफ़ी कुछ एक दूसरे से मिल रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट नोट थे। तो इसका क्या वजह हो सकता है, आप बताओ? इसका एक ही वजह हो सकता है मेरे हिसाब से कि या तो ऋग्वेद की रचना जिंद अवेस्ता को देखकर हुई है, या तो जिंद अवेस्ता की रचना ऋग्वेद को देखकर हुई है। कोई दो चीज़ समान है तो इसका मतलब क्या है? कोई भी दो चीज़ समान है, इसका मतलब है कि वो दोनों आपसी तालमेल से पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। हमारे ऋग्वेद में जो छंदों का प्रयोग हुआ है, जिन मुहावरों का प्रयोग हुआ है, और कुछ कुछ तो पूरे पूरे वाक्य ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गए यहाँ पे जिंद अवेस्ता में। तो इससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जो ऋग्वेद है, इसकी बहुत सारे शब्द जो है जिंद अवेस्ता मिलते हैं। इसका मतलब भारत और ईरान का संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना है, क्योंकि ऋग्वेद भी तो आज का नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा और ईरान का संबंध कई हजार साल पुराना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। और इतना ही नहीं, जो ऋग्वेद के देवी देवता हैं ना, वो भी काफ़ी हद तक समान है। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से पॉइंट बना के नोट कर दिया। आप देखिए, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये रहा भारत और ये रहा ईरान। तो भारत में आपने इंद्र का नाम सुना होगा, वायु का नाम भी सुना होगा, मित्र का नाम सुना होगा, नासत्य देवता का नाम। ठीक है ना, ये सब देखिए, कुछ देखिए, जैसे इंद्र हैं, वायु हैं, ये दो तो हमारे जान पहचान के हैं, यम जी जान पहचान के हैं। ये बीच के तीन हमारे जान पहचान के नहीं है। ये जो है वैदिक काल के देवता थे। ठीक है, तो वैदिक काल के देवता थे नासत्य और वित्रघ्न और यम। ठीक है, तो इनको ईरान का जो जिंद अवेस्ता है, इंद्र को देखिए इंद्र नाम से ही पुकारता है। वहाँ की पुस्तकों में भी इंद्र का वर्णन मिला है, वायु का वर्णन भी मिला है, मित्र की जगह मित्र का वर्णन मिला है, और नासत्य की जगह नाहोन हैत्य का वर्णन मिला है, बृहद्र की जगह वेरेथ्रन का, और यम की जगह ये लोग ईमा बुलाते थे, ईमा। ठीक है ना, तो देखिए बहुत सारे सिमिलरिटी आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ इंद्र से, वायु से बहुत सारे शब्द एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा ऋग्वेद और उनका जिंद अवेस्ता एक समान था, उनमें काफ़ी कुछ समानता थी। इतना ही नहीं दोस्तों, जो हमारे यहाँ वरुण देवता हैं, उनकी पहचान वहाँ अहुर मजदा से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन रख देता है, यूपीएससी यूपीपीएससी में हर जगह देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, आगे ये देखते हैं। तो ये सभी तथ्य जो हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन समय में भारत और ईरान के संबंध अच्छे थे। अच्छा, आपसे कोई अब पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि नहीं कि भारत और ईरान का संबंध क्यों अच्छा था? एक ही टॉपिक आप लोगों को लेके बोलना है कि जो भारत की धार्मिक पुस्तक थी ऋग्वेद और ईरान की धार्मिक पुस्तक जिंद अवेस्ता, दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। किन बातों को लेकर सिमिलरिटी है? तो छंद को लेकर के, मुहावरों को लेकर के, कहानियों को लेकर के, और कहीं कहीं तो पूरे वाक्य और देवी देवताओं को लेकर करके बहुत सारी चीज़ में सिमिलरिटी। मतलब ऋग्वेद में जिन चीज़ों का वर्णन हुआ है, लगभग ठीक उसी तरह से वर्णन जिंद अवेस्ता में भी हुआ है। यह इस बात को दर्शाता है कि पुराने समय में भारत और ईरान का संबंध बहुत ही अच्छा रहा होगा। ठीक है, आइए
दोस्तों एक अभिलेख भी मिला है, ये तो हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पुराना शिलालेख कौन सा था। अभिलेख नहीं, शिलालेख की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पुराना शिलालेख दोस्तों 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त होता है। तो इसका नाम पड़ जाता है बोगज कोई शिलालेख, ठीक है ना, या बोगज कोई अभिलेख भी बोला जाता है, ठीक है। तो बोगज कोई शिलालेख या अभिलेख ये सबसे पुराना है, 1400 ईसा पूर्व। देख रहे हैं ये 1400 ईसा पूर्व में क्या था, तो उत्तर वैदिक काल चल रहा था, ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल चल रहा था, सॉरी ऋग्वैदिक काल। देखिए ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 BC तक क्या है, ऋग्वैदिक काल है, और 1000 BC से लेकर के 600 BC तक ये आपका उत्तर वैदिक काल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल चल रहा था, और इसके पहले फिर हड़प्पा काल था, ठीक है। तो ये जो है ऋग्वैदिक काल के टाइम का सोचिए बोगज कोई अभिलेख, इतना पुराना अभिलेख है, ठीक है। और इस अभिलेख में मिलता क्या दोस्तों, तो इस अभिलेख में देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। किन देवताओं का, यही देवता जो हमने ऊपर देखा, ये इंद्र, वायु, मित्र, नाशत्य, इन देवताओं का वर्णन कहाँ मिलता है, तो बोगज कोई अभिलेख से मिलता है, ठीक है। और ये अभिलेख कितने वर्ष पुराना है, तो 1400 ईसा पूर्व, यानी ऋग्वैदिक काल का अभिलेख है, और यही सबसे पुराना अभिलेख है। अभिलेखी साक्ष्य में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो यही है। देखिए ईरानी जो थे ना, वो स को शब्द का उच्चारण बहुत कम करते थे, और स के जगह ये ह शब्द का उच्चारण करते थे, ठीक है। और यही रीज़न था कि वह सप्त सिंधु प्रदेश को हप्त हिंदू प्रदेश बोला करते थे, और बाद में चल के यही हिंदुस्तान बनता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कहानी, ठीक है। ये वही ईरानी थे, ठीक है, जिन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। सोम देवता का वर्णन वहाँ पे होम देवता के नाम से होता है, होम देवता, ठीक है ना, इंग्लिश वाला होम नहीं है, ये होम देवता थे जो है सोम देवता को बोला जाता था, ठीक है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 7वीं सदी ईसा पूर्व से पहले की, ठीक है, तो 7वीं सदी ईसा पूर्व से पहले भारत और बेबीलोन, ठीक है ना, इनके बीच के व्यापार जो है ईरान की खाड़ी के रास्ते हुआ करते थे। आज भी हमारा व्यापार होता है ईरान की खाड़ी के रास्ते, ठीक है। ईरान का मैं लोकेशन आपको बताऊं दोस्तों, देखिए ये भारत है, अगर इधर ये मान लीजिए, ठीक है, तो ये सबसे पहला हिस्सा पाकिस्तान का हो जाता है, ऊपर से ऐसे अफगानिस्तान है, और फिर क्या है, ईरान है, और लास्ट में इराक है, ठीक है ना। तो देखिए जितने न वाले हैं वो साथ में, जैसे ईरान न, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान न, पाकिस्तान न, ठीक है ना, तो ये सब क्या हैं, एक साथ हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हखामनी वंश की एक स्थापना होती है, ठीक है ना, 7वीं सदी के आसपास, और उसकी जो स्थापना करता है उसका नाम रहता है दोस्तों साइरस प्रथम। कौन सा नाम है, साइरस प्रथम। इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये 558 ईसा पूर्व से 553 ईसा पूर्व, ठीक है। तो देखिए कितना पुराना, अभी बौद्ध का जन्म भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, बुद्ध का जन्म होने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड की बात है, उस टाइम पीरियड में जो वहाँ का राजा था कौन था, साइरस प्रथम, और ये पूरे 5 सालों तक राज्य किया। बहुत शक्तिशाली राजा था। उस समय इसको एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कहा जाता था, ठीक है। और इसने बैक्ट्रिया पे, मीडिया पे, बेबीलोनिया पे और अशीरिया पे, ये सारे के सारे देखिए एक राज्य थे। बैक्ट्रिया एक राज्य था, मीडिया था, बेबीलोनिया था, अशीरिया था, इन सारे राज्यों पर इसका क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। तो बहुत शक्तिशाली राजा था साइरस। और इतना ही नहीं, यही साइरस जब आता है भारत की तरफ मकरान होते हुए, मकरान को दोस्तों गैड्रोसिया नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो मकरान होते हुए जब भारत आता है, तो इसको नहीं पता था कि भारत वह जगह है जहाँ अच्छे की खटिया खड़ी हो जाती है कहने का मतलब ऐसे मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत आता है दोस्तों, तो भारत में इसको लगता है कि यह भारत को भी विजिट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह भारत को विजिट नहीं कर पाता है और असफल होता है। स्ट्रैबो जो कि एक इतिहासकार है, वह कहता है कि साइरस को इस आक्रमण का विचार छोड़ना पड़ा और केवल 7 व्यक्तियों के साथ बचकर वह भाग गया। तो भारत की किस राजा से लड़ाई हुई थी दोस्तों, मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया पर ये किसी किताब में मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो इतना ही वर्णन मिला स्ट्रैबो के अनुसार, ठीक है। तो स्ट्रैबो ने कहा कि 7 व्यक्तियों के साथ बचकर भाग निकला। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर एशिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था तो फिर भारत का राजा कौन था, हाँ, ठीक है। तो वो भी बहुत ही शक्तिशाली रहा होगा जिसने उसको ऐसा करने पे मजबूर किया। तो साइरस तो भाग गया, ठीक है। और हालांकि साइरस भारत के में इंटर कर चुका था, काबुल घाटी का कुछ क्षेत्र यह विजिट कर चुका था, ठीक है। तो हल्का सा इंटर हो गया था। काबुल आज भी अफगानिस्तान में है, ठीक है।
तो वहाँ तक ये एंटर कर चुका था। तो ये देखिए साइरस, मैंने यहाँ ग्राफ बना दिया। साइरस क्या रहता है, पहला आक्रमणकारी रहता है जो असफल रहता है। तो पहला आक्रमणकारी कौन था, तो ईरान थे, ईरान से आए थे, ठीक है। पहला बात तो ईरान से आए थे। दूसरी बात कौन था, तो साइरस प्रथम था। तीसरी बात किस वंश का था, तो हखामनी वंश का था। कितने सन में किया, तो 558 से 553 ईसा पूर्व, ठीक है ना, उसका टाइम पीरियड था, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बातें याद रखिए। साइरस का जो उत्तराधिकारी रहता है दोस्तों वो कैम्बिसेज रहता है, ठीक है ना, जो कि अयोग्य रहता है, इसको टाइम नहीं मिलता है कुछ करने का। और इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो डेरियस रहता है या दारा प्रथम। और ये जो है फिर साइरस की जो बची खुची चीज़ें रहती हैं, बची खुची इच्छाएँ रहती हैं, उनको ये पूरा करता है। तो ये 532 से 486 ईसा पूर्व तक राज्य करता है, राजपाट करता है। और देखिए यहाँ पे हमने बताया था आपको कि वो काबुल का क्षेत्र विजित कर लेता है, तो ये भी कम नहीं है, ये सिंधु के क्षेत्र तक को विजित कर लेता है। इसके 3 अभिलेख भी मिले दोस्तों, जिसका नाम है बेहिस्तून अभिलेख, ठीक है ना। तो नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराने में देखिए बोगज कोई था 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद हमको इसका साइरस प्रथम का तो कोई अभिलेख मिला नहीं, ठीक है। डायरेक्ट किसका मिलता है, डेरियस प्रथम का। तो बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख में दोस्तों गांधार विजय का वर्णन है कि जो है गांधार को जीत लिया था डेरियस ने, ठीक है। इसके अलावा ना पारसी पोलिश, तो पुलिस याद कर लीजिए, पोलिस, ठीक ना। पारसी पोलिस में पंजाब विजित करने का उल्लेख है। और नक्शे रुस्तम में भी पंजाब को विजित करने का वो दिया गया है, ठीक है, अभिलेख है, ठीक है, जो ये बताता है कि पंजाब को कौन जीत चुका था, डेरियस या दारा प्रथम। हेरोडोटस जो कि एक इतिहासकार है, वह कहता है कि डेरियस के 20 प्रांतों में भारत का प्रांत आखिरी था। मतलब ये जो सिंधु वाला प्रांत है, पंजाब वाला प्रांत है, यह डेरियस के 20वें प्रांत में शामिल था, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, पूरी भूमिका बन गई होगी आपके दिमाग में, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। दिख रहा है आपको, देखिए, भारतवासी अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कर देते थे, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और बात करने को मिलेगा। देखिए, जितना हिस्सा डेरियस या दारा प्रथम का था, ठीक है, उसका भाई क्षेत्र तो पूरा का पूरा ईरान, उधर अफगानिस्तान का हिस्सा, बीच में बलूचिस्तान, पाकिस्तान करते हुए फिर सिंध, लाहौर तक का हिस्सा, ये पूरा का पूरा उसका हिस्सा था। तो बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ पे रहती थी। तो उन जनसंख्या में जो भारतवासी लोग थे वो अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कर देते थे। तो एक बात बताओ, अगर कोई आदमी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अधिक कर मिलेगा तो उसका ध्यान वहाँ फोकस रहेगा कि नहीं, उसका ध्यान वहाँ केंद्रित रहेगा कि नहीं। तो यही रीजन था कि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का मन हमेशा किधर लगा रहता था, भारत की तरफ लगा रहता था। और देखिए उस समय में कहा गया इसको 250 मन सोना या 10 लाख पाउंड, उस टाइम पीरियड में 500 BC की बात करें, 550 BC के आसपास की बात करें, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, ठीक है। तो आज ईसा मसीह के जन्म हुए जो है 2016वां चल रहा है, 2016 इधर चल रहा है, 500 मतलब 2500 साल पहले 10 लाख पाउंड का टैक्स कौन देते थे, भारतवासी देते थे, ठीक है। और यही बात डेरियस को भारत की तरफ आकर्षित करती थी, ठीक है। डेरियस भारत में भी आता है और भारत के पास से भारतीय सेना भी एकत्रित करता है, बहुत लोगों को भर्ती करता है भारतीय सेनाओं में। और इन सेनाओं को लेकर के दोस्तों वह यूनान को जीतना चाहता था, ठीक है ना। तो यूनान जो है वहाँ से बगल में ही पड़ता है, इराक से, ठीक है, ईरान से, ठीक है, तो बगल में ही। तो वो क्या करता था, यूनान को जीतना चाहता था। और उस समय यूनान का जो राजा था वो मकदूनियाई शासक सिकंदर था, तो अलेक्जेंडर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सिकंदर या अलेक्जेंडर। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सिकंदर कितना महान था, और सिकंदर ने तो दुनिया जीतने की ठान ली थी। तो आपको क्या लगता है कि डेरियस प्रथम जीतने वाला है या सिकंदर जीतने वाला है? जी हाँ, बताते हैं आपको, दोनों में बहुत भीषण लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में कौन हार जाता है, उस लड़ाई में डेरियस प्रथम या दारा प्रथम हार जाता है। और जीत कौन जाता है दोस्तों, तो सिकंदर जीत जाता है। कुछ रीज़न तो रहा होगा हारने का, क्या रीज़न था आगे हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं इसके भारत में आने तक की स्थिति की, ठीक है। जिस समय यह भारत आता है उस समय संबंध तो अच्छे थे सारे के सारे, ठीक है, हमारे और ईरान से संबंध तो अच्छे थे। अच्छा, किस आधार पे आप कह सकते हो कि हमारे और ईरान के संबंध अच्छे थे? तो पहले तो हमने बताया कि पुराणों के आधार पर, धार्मिक किताबों के आधार पर। लेकिन चलिए उसको छोड़िए, कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं जिसपे लगे कि नहीं ठीक है ये प्रमाणित चीज़ है, इसमें हम बात कर सकते हैं। तो ईरानी सिक्कों की बात करते हैं। जो ईरानी सिक्के थे दोस्तों वो जो है भारतीय प्रांतों में भी चलते थे। तो सोचिए ईरान के सिक्के भारत में चलना, जैसे मैं आपको दूं कि भारत का रुपया
म्यांमार में चलता है। इसका मतलब क्या है, भारत का रुपया अगर म्यांमार में चलता है मतलब म्यांमार का वह हिस्सा भारत के अंडर में है। भारत का हिस्सा पाकिस्तान में चलता है मतलब इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान का वह हिस्सा भारत के अंडर में है। यानी ईरानी सिक्के अगर भारतीय प्रांतों में चलते थे इसका मतलब है ईरानियों का अधिकार भी भारतीय प्रांतों में था। और ईरानी जो सिक्के थे वो सोने के भी थे और चांदी के भी थे। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कभी कि सबसे पहला सोने का सिक्का किसने चलाया भारत में, तो हम मारते हैं हिंद यमन ने, ठीक है ना, या विम कुटफिसस ने। तो वो बहुत बाद में आता है, मौर्य और के बाद में आता है वो। और सबसे पहले अगर आपके ऑप्शन में ये बात दी हुई डेरियस प्रथम, तो आप क्या मार दोगे, या हाखामानी वंश के शासकों ने या ईरानियों द्वारा, तो आप ये उत्तर को ज़रूर मारोगे क्योंकि यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर भी हमारे चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो सोने के और चांदी के जो मुद्राएं थी दोस्तों, सोने की मुद्राओं को डारिक कहा जाता था और चांदी की मुद्राओं को सिग्लोई या सैकल्स बोला जाता था। ठीक है ना, सिग्लोई या सैकल। देखिए जो टफ वर्ड रहा करें उसे आप बार बार आप बोला करो, सिग्लोई सैकल्स डारिक। ठीक है ना, तो आप बार बार बोलोगे तो आपको याद रहेगा। और दूसरा और भी प्रमाण देख लेते हैं। तो पहला प्रमाण तो ईरानी सिक्के, दूसरा प्रमाण जो उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, यानी भारत का, जैसे मान लीजिए भारत है तो ये हो गया उत्तर पश्चिम वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, ऊपर की तरफ और पश्चिम की तरफ। ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम की सीमा पर ईरानियों ने खरोष्ठी लिपि भी प्रचलित कर दी थी। तो ईरानियों की अपनी लिपि थी, हालांकि ईरानियों की जो मेन लिपि थी वो आर्मेइक लिपि थी, लेकिन अब डायरेक्ट आर्मेइक लिपि तो यहाँ ला नहीं दोगे। जैसे अगर भारत ने चाइना के कुछ सेक्टर पे कब्जा कर लिया तो तुरंत वहाँ के लोग तो भोजपुरी और हिंदी तो बोलना जान नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें हिंदी और भोजपुरी को ले जाके उनका चाइनीज़ और हमारा हिंदी जाके मिक्स होगा और एक तीसरा लैंग्वेज बनेगा। तो हमारे यहाँ अलग लिपि चलती थी, हमारे यहाँ देवनागरी या ब्राह्मी लिपि चलती थी और उनके यहाँ आर्मेइक लिपि चलती थी। जब ये दोनों लिपियाँ मिलती हैं दोस्तों तो एक नई लिपि का जन्म होता है जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ईरान की लिपि थी वो एरामेइक लिपि थी और जो ईरानियों ने वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्टर में चलाई वो खरोष्ठी लिपि थी। ये लिपि काफ़ी टाइम तक बनी रहेगी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अशोक के समय में भी ये लिपि बनी रहती है, इसलिए अशोक के बहुत सारे शिलालेख जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र से मिले हैं वो किस लिपि में मिले हैं, तो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। देखिए अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंदर जो शिलालेख मिला है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में मिला है, क्योंकि भारत के अंदर ब्राह्मी लिपि चलता था और इस वाले सेक्टर में क्या हो गया था, खरोष्ठी लिपि चलता था। तो आप ही बताइए कि अशोक का शिलालेख किस जगह पे खरोष्ठी लिपि में मिलेगा, मतलब इन सारे सेक्टर में। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आर्मेइक लिपि में भी कुछ ना कुछ मिलेगा शिलालेख। जी हाँ, तो आप अगर इस तरह मैपिंग से याद करोगे ना तो चीज़ें बड़ी आसानी से याद होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नहीं खरोष्ठी लिपि के शिलालेख कहाँ मिलेंगे, तो दक्षिण भारत में मिलेंगे या उत्तर पूर्व में मिलेंगे, उत्तर पश्चिम में मिलेंगे, सिंध साइड या लाहौर साइड मिलेंगे। तो आप चीज़ों को समझिए, अपने आप उत्तर बनेगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं आर्मेइक लिपि और खरोष्ठी लिपि, आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है कि अशोक के जो स्तंभ हैं, ठीक है ना, तो उसके एक अशोक का स्तंभ है, घंटी के आकार आकृति के वहाँ फलक बने हुए हैं, शेर बने हुए हैं, बैल बने हुए हैं। तो ये जो स्तंभ की जो डिजाइनिंग है ना वो भी कहाँ की है, ईरानी मूल की है। ठीक है, ये डिजाइन कहाँ की, ईरानी मूल की है। यहाँ तक कि अशोक के आदेशों की शैली भी कहाँ की है, ईरानी मूल से है, उसको भी ईरान से लिया गया। आदेश देने की जो स्टाइल थी, ठीक है, आदेश देने की जो शैली थी वो भी कहाँ से ली गई है, तो ईरान से ली गई है, जो इस बात को बताता है कि हमारे उसके संबंध क्या थे, अच्छे थे। ठीक है, इसके अलावा जो भारतीय दार्शनिक थे वो ईरानी दार्शनिकों से बहुत अच्छा संबंध बना के रखे थे, बड़े ही प्रभावित थे। उस ज़माने में वहाँ पे सुकरात वगैरह रहते थे, तो बहुत ही हमारे दार्शनिकों उनके दार्शनिकों के संबंध बहुत अच्छे थे। ठीक है, यही रीज़न था कि हमारी उनकी धार्मिक पुस्तकें भी एक दूसरे से दूसरी जगह आने जाने लगी, जिससे बहुत सारी चीज़ें में सिमिलरिटी हमें मिलती है, समानता मिलती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो मंत्री परिषद होती थी दोस्तों, वहाँ पे एक पवित्र अग्नि जलाने की प्रथा थी, अग्नि रखने की प्रथा थी। ठीक है, इस प्रथा का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी किया है। ठीक है, कि मंत्रिपरिषद में पवित्र अग्नि जलाई जाती थी, जहां राजा क्या करता था, निर्णय लेता था। तो ये पवित्र अग्नि जो जलाने की परंपरा है यह भी ईरान से आई हुई थी। ठीक है, ये भारत की परंपरा नहीं थी, ये भी ईरान से आई हुई थी। और एक आखिरी टॉपिक से मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि
जो है धोने के उत्सव होता था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो राजाओं के बाल धोने का उत्सव होता था। बाल धोने का उत्सव मतलब कि इसको पूरा का पूरा राज्य उत्सव के रूप में मनाता था। जो दरबारी होते थे वो राजा को गिफ्ट ला के देते थे और यह उत्सव मनाया जाता था राजा के जन्म दिवस पर। और यह प्रथा भी कहाँ से लिया गया, यह प्रथा भी ईरान से आया हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए जो ईरानी स्त्रियां थी दोस्तों, उसको वो भारतीय शासकों के यहाँ अंग रक्षिकाएँ बनती थीं, ठीक है ना। भारत के शासक उसको अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्या है, संबंध अच्छे थे तभी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे, ठीक है। इसके अलावा ईरानियों ने भारत को पत्थर चमका देने का उत्तम ढंग सिखाया और फिर यहीं से दोस्तों भारतीय कला पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। ईरानी प्रभाव देखने को मिलेगा और अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा भी फिर यहीं से चलती है। यानी जो हम अभिलेख उत्कीर्ण करवाया अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये सारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो शुरुआत किसने किया था दोस्तों, ईरानियों ने किया था, ठीक है ना। और फिर मूर्ति बनाने की जो कला है वो भी कहाँ से शुरू होगी, किससे सीखा हमने, ईरानियों से सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले मूर्ति जो है ये इसी क्षेत्र में बनाए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, हमको लगता है आपको समझ में आ गया। अंततः फाइनली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डेरियस प्रथम भारतीय सेना तो जुटा लेता है और आक्रमण कर देता है मकदूनियाई शासक सिकंदर पर और बुरी तरह पराजित होता है। इस तरह से जितना भी भारतीय सेक्टर किसके क्षेत्र जो है डेरियस के हिस्से में था, वो किसके हिस्से में चला जाएगा, अब सिकंदर के। और सिकंदर इससे लड़ाई करने के बाद फिर भारत की तरफ चलता है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि सिकंदर ने भारत पर कैसे हमला किया, उसकी क्या रणनीति थी। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, पीछे मैंने आपको बताया था कि ये डेरियस के हारने की वजह क्या थी। तो डेरियस के दोस्तों हारने की वजह ये थी कि उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे वो वहाँ के जो छोटे छोटे शासक थे वो विद्रोह कर बैठे थे, ठीक है। वहाँ अलगाव हो गया था, तो संगठन नहीं था और डेरियस भी उस चीज़ को संभाल पाने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस करता था, ठीक है, असमर्थ था। इस तरह से जो है कोई केंद्रीय शक्ति, पावरफुल शक्ति सबको समेट नहीं पा रही थी। यही रीज़न था कि सिकंदर से लड़ाई करते समय डेरियस की हार हो जाती है और सिकंदर। लेकिन दोस्तों आगे एक और राजा होता है इसमें जिसका नाम होता है दोस्तों सर्जेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्जेक्स, ठीक है, ये तीसरा सबसे शक्तिशाली राजा रहता है, ठीक है, ईरान का, पार्शिया का, ठीक है। और इसकी लड़ाई होती है दोस्तों 300, आपने मूवी देखा होगा दोस्तों, वहाँ स्पार्टन्स होते हैं, ठीक है, ये उसी की लड़ाई है, ठीक है ना। तो ये उसी वंश का राजा रहता है, हखामनी वंश का, ठीक है। तो सबसे पहले साइरस हमने देखा, फिर हमने डेरियस देखा फेमस में, ठीक है, और उसके बाद हमने सर्जेक्स देखा। तो थैंक यू दोस्तों। सब कुछ समेट नहीं पा रही थी, यही रीज़न था कि सिकंदर से लड़ाई करते समय डेरियस की हार हो जाती है और सिकंदर जीत जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों आप शेयर करिए वीडियो को, लोगों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा।